नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। हर मोर्चा के प्रकोष्ठ को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। दरअसल 2018 में हार के बाद 2023 के लिए बीजेपी जोर शोर से मैदान में है। इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की रणनीति चुनाव से पहले ही शुरू होती है और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती है। रणनीति ऑलवेज इलेक्शंस के पहले शुरू होता है, कुछ सिंबॉलिक होता है, इलेक्शंस में फायदा लेने के लिए होता है। उसका मन में ये कम्युनिटीज को आगे बढ़ने का उसका मन में नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कम्युनिटीज के साथ काम करके उनको एम्पावर करने का कांग्रेस पार्टी का तरीका है। बीजेपी की चिंता करने की जरूरत भूपेश बघेल को नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी कार्ययोजना के अनुसार काम कर रही है और सफलता 100% मिलेगा। और 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बेचैनी उनकी इसलिए बढ़ती जा रही है, उनकी घबराहट इसलिए बढ़ती जा रही है कि बीजेपी सशक्त और मजबूत होती जा रही है और उनको आने वाले समय में खतरा साफ दिख रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही है। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी बौखला रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टी आमने सामने है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, देखिए इस वक्त 2023 और 2023 का विधानसभा चुनाव जो कि छत्तीसगढ़ में होना है और ये महज कुछ ही महीने बाकी है। जाहिर सी बात है, दोनों ही राजनीतिक दल जो कि छत्तीसगढ़ के बड़े और दिग्गज राजनीतिक दल हैं, ऐसे में इनकी तैयारियां इस वक्त जरूर देखी जा सकती है। कांग्रेस की हम बात करें, उनकी भी ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर देखें तो भाजपा भी अपने तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों को कैसे दुरुस्त करे, इसे लेकर के न केवल बैठकें ले रही है, बल्कि इस बैठकों के माध्यम से दोनों ही राजनीतिक दल द्वारा अपने अपने दिग्गज कार्यकर्ताओं को, दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां चुनाव के मद्देनजर सौंपी भी जा रही है। अब न केवल यहाँ पे बैठक, बल्कि बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक से किस प्रकार से स्वयं को दुरुस्त करे, ये एक चर्चा का माहौल इस वक्त छत्तीसगढ़ में है और इस पर ही एक सियासत हमें जरूर अभी देखने को मिल रही है। बैठकों का सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है, दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा का जिस प्रकार से एक दौर चल रहा है बैठक का, क्योंकि 2018 चुनाव में एक बड़ी हार भाजपा को देखनी पड़ी थी, लगभग 90 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ का, और इसमें बहुमत में सत्ता में लगभग 15 साल रहने के बावजूद के महज 15 सीटों पर भाजपा 2018 के चुनाव पर सिमट चुकी थी। लेकिन अब इस गड्ढों को पाटने की आवश्यकता है, इन गड्ढों को भरने की आवश्यकता है। और इन गड्ढों का भरान कैसे हो, तो जाहिर सी बात है तमाम क्षेत्रों में स्वयं को मजबूत बनाना ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इन्हीं टिप्स के साथ लगातार भाजपा बैठक कर रही है। इस बैठक को लेकर के कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आ रही है। कांग्रेस का मानना भी है, क्योंकि इस वक्त बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर तंज भी कसा है कि राजू इस वक्त राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और उनका ये कहना भी रहा कि महज चुनाव आते आते ही भाजपा अपने एक्शन मोड पर आती है, अपनी चुनावी समीकरण को बनाती है, बल्कि कांग्रेस इस प्रकार के एजेंडे को नहीं मानता। कांग्रेस यह मानती है कि हम समाज के लोगों को कैसे आगे बढ़ाए, न केवल चुनाव पे हम आगे बढ़े, बल्कि हम हर वक्त में समाज के साथ खड़े रहे, ये हमारी कोशिश होती है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा को ये लगता है कि इन तमाम समीकरणों के मध्य वे जो तमाम बैठकें कर रहे हैं ये एक सतत प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव है, चुनाव के दौरान एक सतत प्रक्रिया, बैठकों का दौर चलता रहता है। लेकिन भाजपा का यह भी दावा है कि वे अपने आप को मजबूत बना रही है, इसलिए
कांग्रेस इसे लेकर के चिंतन में डूब चुकी है। कांग्रेस को चिंता हो रही है क्योंकि भाजपा अपने आप को सशक्त और मजबूत बना रही है। बहरहाल इस मसले को लेकर के ये राजनीति इस वक्त जरूर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये बात अब स्पष्ट है अरुण की 2023 के इस चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और कैसे हर एक मोर्चे प्रकोष्ठ को दुरुस्त किया जाए, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाए चुनाव के मद्देनजर। और इन जोश को कैसे भरा जाए, तो इसका सबसे बढ़िया साधन यही होता है कि आप बैठकें करें, बैठकों के साथ साथ जिम्मेदारियां सौंपे और इन जिम्मेदारियों को कैसे अमली जामा पहनाया जाना है, तो ये एक जिम्मेदारियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और यही एक तस्वीर इस वक्त छत्तीसगढ़ में जरूर देखने को मिल रही है। जी अरुण। आकांक्षा, जिस तरीके से रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसाया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। क्या कांग्रेस बीजेपी से अपने आप को कमजोर महसूस कर पा रही है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए ये एक बयानबाजी का दौर है और इस दौर में तमाम जो राजनीतिक दल हैं इनके नेता कूद कर भाग ले रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जहां एक बार एक विषय चर्चा में आता है उसके पश्चात त्वरित रूप से दोनों ही दलों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जाती है। चुनावी दौर है, चुनावी चर्चाओं का बाजार भी गर्म है अरुण, और जाहिर सी बात है इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि कांग्रेस पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है क्योंकि भाजपा अपने आप को दुरुस्त कर चुकी है। हर एक बूथ में हम पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वयं को मजबूत कर रहे हैं और यही चिंता कांग्रेस को हो रही है, ये भाजपा का दावा है। बहरहाल कांग्रेस ने भी इसमें पलटवार किया है कि चिंता करने की आवश्यकता तो भाजपा को है क्योंकि 2018 के चुनाव में महज 15 सीट जो कि 15 साल तक से सरकार में छत्तीसगढ़ में रही उस भाजपा को मिली है। ऐसे में जनता का जनाधार ही भाजपा के साथ नहीं है, ये एक गंभीर आरोप भी कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन आपको और हमें अब इंतजार करना होगा अरुण की 2023 चुनाव में आखिर किसकी पैठ जनता तक जमाई जाती है, कौन सा राजनीतिक दल अपने नियत को आम जनता तक पहुंचा पाता है और क्या आम जनता किस राजनीतिक दल की ओर आकृष्ट होती है, इसका इंतजार करना होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमननाथ ने कहा है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है, कांग्रेस आगामी चुनाव में कांग्रेस की हार होने वाली है, बीजेपी सभी सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीतेगी। इतना ही नहीं, उधर कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को कहा गया है कि बीजेपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में आती है और चुनावी रंग को और ज्यादा मोड़ देने की कोशिश में लगी रहती है। जनता से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सिद्धार्थ और कियारा जल्द ही 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाल ही में दोनों की शादी की तारीख सामने आई थी, जिसके बाद अब दोनों की शादी कहां होगी इसकी जानकारी भी सामने आई है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को होनी है। इससे पहले इस होटल में कैटरीना और विक्की कौशल की शादी हो चुकी है। राजस्थान से एक खबर है जहां पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 6 फरवरी को शादी होने वाली है। इसको लेकर जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल को तैयार किया गया है, साज सज्जा की जा रही है। इससे पहले कैटरीना और विक्की कौशल की यहां शादी हो चुकी है। ये होटल तभी से सुर्खियों में जब कैटरीना कैफ ने यहां पर शादी की है, जिसके बाद से बॉलीवुड के तमाम अभिनेत्री और अभिनेता यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके साथ ही कियारा ने भी यहाँ शादी करने की तैयारियां कर ली हैं। 6 फरवरी को दोनों की शादी होगी। सिद्धार्थ और कियारा दोनों 7 फेरे लेंगे। 6 फरवरी को उनके 7 फेरे लिए जाएंगे। आपको बता दें बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दोनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सिद्धार्थ और कियारा जल्द ही 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाल ही में दोनों की शादी की तारीख सामने आई थी, जिसके बाद अब दोनों की शादी कहां होगी इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूर्यगढ़ होटल को साज सज्जा के साथ सजाया गया है। 6 फरवरी को दोनों 7 फेरे लेंगे। इससे पहले इस होटल में कैटरीना और विक्की कौशल शादी कर चुके हैं। आपको बता दें राजस्थान के लिए गौरव की बात है
पहले कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने यह शादी की है। अब जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 7 फेरे लेंगे, दोनों एक दूसरे के होंगे। आपको बता दें, राजस्थान से खबर है जहां पर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। 6 फरवरी को दोनों 7 फेरे लेंगे। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में दोनों शादी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बॉलीवुड अभिनेत्री और अभिनेता जैसलमेर के दीवाने हो गए हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी होने वाली है दोनों बॉलीवुड एक्टर्स की। हाँ बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड के लव बर्ड्स जो है कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जैसलमेर के प्रसिद्ध जो होटल है सूर्यगढ़ होटल, उसमें इन दोनों की शादी होने वाली है। 6 फरवरी की ये शादी है। 6 फरवरी को कियारा आडवाणी और जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा वो प्रेम बंधन के साथ में अब शादी के एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। कल से जो है 4 फरवरी से शादियों के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और ये जो जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल है, यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है और जो सलमान खान है उनके एक्स बॉडीगार्ड को जो ये वेडिंग का जो सिक्योरिटी है वो पूरा जिम्मा दिया गया है और काफी अच्छी सिक्योरिटी भी यहाँ पर देखी जा रही है। जो सूर्यगढ़ होटल है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि राजस्थान जो है वो पर्यटन की दृष्टि से काफी देखा जाता है और काफी खूबसूरत भी है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में किसी बॉलीवुड स्टार की पहली बार यहाँ शादी हो रही है, इससे पहले भी बॉलीवुड स्टार्स की कई बार यहाँ शादी हुई है। अगर हम बात करें पिछली बार की, तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की सवाई माधोपुर के जो चौथ का बरवाड़ा है, वहां पर एक सुंदर सा एक किले का एक होटल है, वहां पर उनकी शादी की गई थी और इससे पहले भी कई शादियां जो है राजस्थान में हो चुकी है। लेकिन जो सूर्यगढ़ होटल है वो काफी प्रसिद्ध है। जैसलमेर के सिद्धार्थ मल्होत्रा है, शादी करने जा रहे हैं, पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो फैंस जो है काफी खुश भी है। और इस खबर से पहले से ही ये दोनों प्रेम बंधन में प्रेम जोड़े में तो थे ही, लेकिन अब एक शादी के पवित्र जोड़े में भी बंधने जा रहे हैं, तो इसको लेकर फैंस भी काफी खुश है। और सूर्यगढ़ होटल में खास बात ये है कि देखिए ये सूर्यगढ़ होटल है वो हमेशा सेलिब्रिटियों के लिए विशेष रहा है। जो भी देश विदेश से या मुंबई से बाहर से जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं वो हमेशा सूर्यगढ़ होटल में ही रुकते हैं, क्योंकि फेवरेट रही है ये। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार की भी सूर्यगढ़ होटल काफी पसंद है, कि अक्षय कुमार भी जब भी यहाँ आते हैं तो सूर्यगढ़ होटल में ही रुकते हैं और सूर्यगढ़ होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया है और अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, देखिए इस शादी में मोबाइल्स वगैरह भी अलाउ नहीं किए गए हैं। 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कमरे बुक किए गए हैं, ताकि जो भी उनके फैंस, जो भी उनके परिवार वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, उनके दोनों परिवार के अलावा भी जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ आए और अच्छे से यहाँ पर उनकी शादी का आनंद ले। और इतना ही नहीं, देखिए मोबाइल फोन वगैरह वहां पे बंद किए हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई फोटो या सोशलाइज ना हो, कोई पहले ही सोशलाइज ना हो, क्योंकि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अब तक भी ये बात शेयर नहीं की है कि हम दोनों शादी करने वाले, लेकिन फैंस को पहले से ही ये पता था कि ये दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं और अब 6 फरवरी को जो है दोनों की शादी हो जाएगी। जी, क्या इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स की शादी है, इसको लेकर वहां पर पुलिस प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी भी पहुंचेंगे क्या? देखिए प्रशासनिक तरीके तरह से तैयारियां की गई है, क्योंकि एक तरफ यहाँ राजस्थान में जो जैसलमेर में है पूनम स्टेडियम, वहां पर महोत्सव चल रहा है, तो दूसरी तरफ यही 6 फरवरी को कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी होती है। तो देखिए व्यवस्थाएं प्रबंध है, व्यवस्थाओं की पूरी तैयारियां हो चुकी है और जो वेडिंग की ग्रैंड वेडिंग है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सलमान खान के एक्स जो बॉडीगार्ड है उनको दी गई है और इसी को लेकर उन्होंने पूरी तैयारी अच्छे से की है। लग्जरी गाड़ियां जैसे कि BMW हो गई है और भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फेमस गाड़ियां हैं, वो भी यहाँ पर आने लगी है और रिश्तेदार भी जो है आने लगे हैं अभी, क्योंकि कल से शादी के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और अभी से वो होटल्स को बुक करने लगे हैं और काफी खासा उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान सबको बहुत पसंद होता है। राजस्थान की कला संस्कृति सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है और बॉलीवुड में भी देखा जाता है। तो बॉलीवुड हैं और यहाँ की कल्चर को निभाते हैं, कल्चर के साथ में 7 फेरे लेते हैं, मेहंदी, हल्दी, ये प्रोग्राम्स करते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, आपको बता दें
राजस्थान के जैसलमेर में सूरगढ़ होटल में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी करेंगे। इन दोनों अपनी शादी को लेकर दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री सुर्खियों में। आपको बता दें, सिद्धार्थ और कियारा 7 फेरे लेंगे जो एक दूसरे के हमेशा के लिए हो जाएंगे। 6 फरवरी को सूरगढ़ होटल में दोनों की शादी होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूरगढ़ होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसको लेकर प्रशासनिक तरीके से भी तैयारियां कर ली गई हैं, जिस तरीके से कोई चूक ना हो पाए। आपको बता दें, जैसलमेर के सूरगढ़ होटल में ये दोनों शादी करेंगे। 6 फरवरी को इनकी शादी होगी। इससे पहले कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की इस होटल में शादी हो चुकी है। बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले कुछ लोगों ने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई हैं, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने पीजीआई थाने पर लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अनुसूचित जाति द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले के बाद भगवा रक्षा वाहिनी के कुछ लोग वृंदावन योजना के अम्बेडकर पार्क पहुंचे और अनुसूचित जाति के लोगों को ढूंढने लगे। हालांकि अनुसूचित जाति के लोग वहां से फरार हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मेरा विरोध था उस दिन, और उसका भी पुतला जलाने से प्रशासन जलाने नहीं दिया, हम लोगों का विरोध भी नहीं करने दिया तत्काल प्रभाव से। दूसरी बात, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई करती सरकार, एफआईआर दर्ज करवाने जो कुछ आता तो एफआईआर नहीं होती, एफआईआर अगर दर्ज नहीं हो जाती तो कोई कार्रवाई नहीं होती। बताइए, ये सरकार में अगर कार्रवाई नहीं होती तो व्यक्ति अपना विरोध जता करके क्या कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई, उसी की आज प्रतिक्रिया हमारे रामचरितमानस को जला दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड रविंद्र तिवारी जी लाइव जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। प्रतियां जलाए जाने का मामला सामने आया है, बिहार से ये मामला शुरू हुआ था। अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को इन दिनों रामचरितमानस की एक चौपाई से बहुत दिक्कत होती नजर आ रही है। लगातार रामचरितमानस पर कर रहे हैं, विवादित बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक सुशिक्षित अनुभवी राजनेता रहे हैं। एक समय था जब ये वकालत भी करते थे और कैबिनेट मंत्री के पद में रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उसके बाद आज इनको कहां से रामचरितमानस को लेके चिंता होगी, उसकी चौपाई को लेके इतना विवाद खड़ा करने लगे हैं। और उनको जिस चौपाई पे जो आपत्ति है, उस चौपाई क्या है मैं आपको दोहरा देता हूं। प्रभु भल कीन मोई सिख दीना मर जादा उन तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका जो भावार्थ है, मैं भावार्थ आपको बता देता हूं। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी लाइन है जिसको लेके इनको इतनी रामचरितमानस की प्रतियां जलाने लगते हैं। और जो कुछ लोग इनका जरा आगे आना क्या हुआ, जो कुछ लाइक माइंडेड टाइप के लोग होते हैं वो आते हैं और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने लगते हैं। हालांकि जिला प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करता है, उनको पकड़ने या उनकी गिरफ्तारी के लिए कदम की जाती है, हालांकि अभी कोई पकड़ में नहीं आया है। तो इस चौपाई को लेकर इतना विवाद उठाना कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्तर का नहीं है। और हालांकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद से थे, कैबिनेट मंत्री थे और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के सपा के पाले में चले गए थे और समाजवादी पार्टी को भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाए थे विधानसभा चुनाव में। उसके बाद शायद लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये विवाद को जन्म दिया, ताकि लोग जाने कि हाँ भाई स्वामी प्रसाद मौर्य की सक्रिय राजनीति में है। रविंद्र जी, हिंदू रक्षा वाहिनी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्या एफआईआर दर्ज हो पाई है? एफआईआर दर्ज हुई है। जो भी इस तरह के लोग थे उनके खिलाफ उसको पकड़ने के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश भी की जा रही है। और हालांकि कई हिंदू नेता हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके उन्होंने भी विवादित बयान दिया है कि अगर कोई उनका हत्या करके मेरे पास सब लाता है तो 21 लाख रुपए उनको नगद इनाम देते हैं। लेकिन खैर ये तो खैर आई गई बात हो जाती है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है चौपाई का संशोधन कर दिया जाए, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये चौपाई, ये जो रामचरितमानस है, ये कोई कानून की किताब नहीं है, ये महाकाव्य है। और ये जो लिखी गई है चौपाइयां, ये किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। अगर आप हटाने की बात करते हैं तो ये कोई धारा 370 नहीं जो आप संशोधन करके इसको हटा देंगे।
ये एक जो लोक साहित्य है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो कैसे आप इससे बात कर सकते हैं कि रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए या उसकी जो लिखी हुई चौपाइयां हैं उनको संशोधन कर दिया जाए? ये तो रविंद्र जी, लखनऊ में जो प्रतियां जलाई गई हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाई है? एफआईआर दर्ज भी बिल्कुल दर्ज भी, और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है, और जिला प्रशासन का कहना है जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी रविंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार से शुरू हुआ ये विवाद लगातार चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई थी, जिसके बाद लखनऊ में प्रतियां जलाई गई हैं। इसको लेकर हिंदू रक्षा वाहिनी ने मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। हिंदू रक्षा वाहिनी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। मध्य प्रदेश के 3 विधायकों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विधायक अजब सिंह कुशवाहा, जजपाल सिंह जज्जी और राहुल लोधी को विधायकों की सुविधाएं मिलती रहेंगी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तीनों की वेतन और अन्य सुविधाएं भी उन्हें मिलती रहेंगी। तीनों की विधायकी को लेकर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र के दौरान तीनों की विधायकी पर संकट गहराया था। कुशवाहा को जमीन की धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। इसी तरह जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र संबंधी फैसले को लेकर उन पर एफआईआर करने पर रोक लगाई गई है। वहीं राहुल लोधी का निर्वाचन रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। तीनों विधायकों की बजट सत्र में उपस्थित को लेकर अब कोई संशय नहीं है। प्रदेश के 3 बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 विधायकों को बड़ी राहत दी है। विधायक जजपाल सिंह जज्जी और राहुल लोधी सहित अजब सिंह कुशवाहा को यह राहत मिली है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए अनुपमा खुबरी लाइव जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, तीनों विधायकों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। इससे पहले तीनों विधायकों पर संकट गहराया हुआ था। में हाईकोर्ट राहत मिली है। सबसे पहले अगर हम तीनों विधायकों की बात कर ली तो इसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के हैं। पहले जजपाल सिंह जज्जी की बात कर ली जाए तो अशोकनगर से विधायक थे। इन पर यह आरोप लगा था कि अशोकनगर से जब ये विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी जाति प्रमाण पत्र का गलत उपयोग करके चुनाव लड़ा था, और ऐसे में वो चुनाव जीत भी गए थे। जब इन पर शिकायत की गई तो हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया, जिसमें इनकी जो याचिका थी, जाति प्रमाण पत्र था, वो निरस्त कर दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से। दूसरे विधायक की बात कर ली जाए तो दूसरा विधायक का नाम है राहुल लोधी, जो कि बीजेपी के विधायक है और खरगापुर से विधायक माने जाते हैं। अगर इनकी बात कर ली जाए तो इन पर 2018 में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी चंदा रानी गौर, उनने आरोप लगाए थे कि जो राहुल लोधी है उन्होंने निर्वाचन में गलत जानकारी दी थी। अब इसी के चलते उन पर एक्शन लिया गया था और हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी तो हाईकोर्ट ने इनका निर्वाचन निरस्त कर दिया था। तीसरे विधायक की बात कर ली जाए तो तीसरे विधायक का नाम था अजब सिंह कुशवाहा, जो कि मुरैना से विधायक है, कांग्रेस के विधायक माने जाते हैं। इन पर यह आरोप लगा था कि 2018 के चुनाव जीतने के बाद में इन्होंने सरकारी जमीन का गलत प्रयोग करके सरकारी जमीन को अपनी जमीन बताकर 50 लाख रुपए में बेच दिया था। और ऐसे में जिसे जमीन बेची गई थी उनका नाम था पुरुषोत्तम, जिसने शिकायत दर्ज की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे मालिकाना हक तो नहीं दिया गया, लेकिन 50 लाख रुपए मुझसे जरूर विधायक ने ले लिए। तो इस प्रकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने उन पर फैसला सुनाया था और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। अब ऐसे में हाईकोर्ट से तीनों ही विधायक को राहत मिल गई है और ये राहत काफी सराहनीय मानी जा रही है तीनों ही विधायक को, क्योंकि 27 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र मध्य प्रदेश का शुरू हो रहा है और ऐसे में 2023 में विधानसभा चुनाव भी है और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अगर विधानसभा में सदस्यता मिलती है तो काफी फायदेमंद मानी जाती है। क्योंकि अरुण, अगर साफ तौर पर देखा जाए तो चुनाव है और ऐसे में कई सारे जनप्रतिनिधि को अपने सवाल और उसके साथ ही पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधना
साधने का मौका भी मिल जाता है। तो हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत इसे मानी जा सकती है। अगर हम विधायक के नियमों की बात कर ली जाए तो विधायक के नियम से साफ तौर पर होते हैं कि किसी भी विधायक को अगर 2 साल से ज्यादा सजा सुनाई जाती है तो ऐसे में उसकी विधायकी पर तो खतरा मंडराता ही है, लेकिन वो 6 साल तक के चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों ही विधायक की बात की जाए तो इन्हें काफी राहत मिलती भी यहाँ पर नजर आ रही है। अनुपमा, लेकिन देखा जाए तो प्रशासन को ये पहले देखना चाहिए, अगर कोई जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से लगाकर चुनाव लड़ रहा है तो उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? चुनाव जीतने के बाद ये कार्रवाई हो रही है, उसके बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है, अच्छी खबर है, लेकिन चुनाव से पहले ये चीजें प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं देख पाते हैं? जी, अगर इस समय अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण साफ तौर पर उस समय जब जाति प्रमाण पत्र की पेश किया गया था तो उस समय जब जो हाईकोर्ट है उसके पास में फैसला नहीं गया था। जब हाईकोर्ट पर शिकायत की गई उसके बाद में हाईकोर्ट ने अपना एक्शन लिया था। हाईकोर्ट पर उस समय जब चुनाव लड़ लिया गया था और उसके बाद में शिकायत की गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा, इसी की वजह से हाईकोर्ट ने उस समय फैसला नहीं लिया था। लेकिन जब शिकायत चुनाव जीतने के बाद में शिकायत की गई थी उसके बाद में हाईकोर्ट ने फैसला लिया और वहां अशोकनगर के जो एसपी थे उन्हें कहा गया था कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए और साथ ही उनका हाईकोर्ट ने जो जाति प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया था। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपमा, आपको बता दें मध्य प्रदेश के 3 विधायकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। अजब सिंह कुशवाहा, विधायक जगपाल सिंह जज्जे और राहुल को हाईकोर्ट ने राहत दी है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 3 विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक अजब सिंह कुशवाहा, विधायक जगपाल सिंह जज्जे और राहुल लोधी को हाईकोर्ट ने राहत दी है। तीनों विधायकों पर संकट गहराया हुआ था जिसके बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब तीनों विधायक खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अब वो विधानसभा में जा सकते हैं और उन्हें एक विधायक के रूप में सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में ही हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से +2 कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल सहीमा की बेटी ने टॉप किया है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज यहां के बच्चे उच्च पदों पर आसीन हैं। अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की तो यहां पर कई स्कूलों में अध्यापक तक नहीं है जिससे छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। क्षेत्र में कई स्कूलों में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन कर स्कूल में ताले तक जड़ दिए थे, लेकिन फिर भी शिक्षकों का काफी अभाव देखा जा रहा है। वहीं देखने को मिल रहा है कि सरकार की चिराग योजना के द्वारा बच्चों को सरकारी स्कूलों से तोड़कर प्राइवेट स्कूलों में भेजा जा रहा है और उसकी फीस भी सरकार के द्वारा वहन की जा रही है। जबकि अगर सरकारी स्कूलों में इस तरीके की सुविधाएं दी जाएं और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए तो बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। जी, पहले सरकार के द्वारा 134 से चलाई जा रही थी स्कीम, अब उसके बाद सरकार ने 134 से खत्म करके चिराग योजना स्टार्ट कर दी। इसमें क्या होता है, जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं उसका 10%, जैसे क्लास में जैसे 30 विद्यार्थी हो गए, उसका 10% होता है ना, वो रिजर्व करना पड़ता है चिराग स्कीम के लिए। पहले ऐसा है जी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा से संवाददाता अनिल शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, चिराग योजना चलाई गई है, क्या इस चिराग योजना का लाभ विद्यार्थियों को मिल पा रहा है? सर, सबसे बड़ी पहले तो मैं साधना न्यूज के सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो चिराग योजना, इसमें सिर्फ 10% लोगों को ही, 10% लोगों को, बच्चों को ही मतलब इसमें एडमिशन दिया जा रहा है। जो पहले 134A योजना थी सर, उसके बाद में इस चिराग योजना को लाया गया है। ये जो चिराग योजना है ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की योजना ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में भर्ती किए जा रहे हैं तो वो सुविधाएं सरकारी स्कूल में क्यों नहीं दी जा रही हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये पैसा है, ये जो चिराग योजना में जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे पैसे। और जब महेंद्रगढ़ जिले से जब हमने अधिकारियों से बात करने की तो उन्होंने बताया कि लगभग 35,600 रुपए मतलब बजट हमारे पास आया हुआ है और वो प्राइवेट स्कूलों को दिया जाएगा। देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नहीं सरकार मतलब इनको सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देकर उन बच्चों को रोका जा सकता है। अगर इस तरीके की योजनाएं चलती रही तो
उससे मतलब छात्रों का जो भविष्य है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आ रहा है। अभिभावकों का यहाँ तक कहना है कि इस योजना का फायदा तो ठीक है, बच्चों को कुछ हद तक मिल पा रहा है, लेकिन वो 10% ये है। तो उनका जो सबसे बड़ी जो छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, ना तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट स्कूलों में कोई शिक्षक है, बहुत ना के बराबर शिक्षक हैं। यहाँ पे मिडिल जो स्कूल हैं वो मर्ज किए गए हैं, 18 स्कूल जिले में मर्ज किए गए हुए हैं जो मिडिल क्लास स्कूल थे। तो आगे एक तो पहले ही रोजगार वगैरह की समस्या भी ज्यादा है, और जो शिक्षा का जो सबसे बड़ा माध्यम है उससे लोगों को, छात्रों को उससे वंचित कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि वंचित हो रहे हैं। वो अभिभावक बड़े काफी चिंतित नजर आ रहे हैं इस बात से कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं सरकार की योजना इन गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करने पे तो नहीं खुली हुई है। अनिल, अपने आप में बड़ा ही सवाल है, क्योंकि शासकीय स्कूल के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही। क्या हरियाणा सरकार शासकीय स्कूलों को बंद करना चाह रही है इस योजना के तरीके से? सर, जब हमने अध्यापक दबी जुबान से अध्यापक भी क्या, अभिभावक भी क्या, बच्चे भी यही चाह रहे हैं। यहाँ पर जो स्कूल मर्ज किए जाए, टीचर्स नहीं है यहाँ पर, लोग बच्चे, छात्र, अभिभावक वो धरना प्रदर्शन करके स्कूलों के गेटों पर ताला भी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार की उसी ओर आंखें मूंद करके बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर प्रतीत आता है कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों के जो प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाह रही। क्या अनिल, इस योजना में स्कूलों को चिन्हित किया गया है या किसी भी स्कूल में जाकर विद्यार्थी अपना प्रवेश ले सकते हैं? सर, अभी तो जो जानकारी मिली है मेरी जो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी है सुनील जी, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अभी तक तो सिर्फ इसको 10% पे ही लागू किया गया है जी, और इसमें ज्यादा बच्चे अभी एडमिशन नहीं हो पाए हैं। तो इस योजना का आगे आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तब देखना होगा कि इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, और वो बच्चे हैं वो किस प्रकार के, गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो किन लोगों को ये फायदा पहुंच रहा है। और क्या या कोई ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइवेट लॉबी हो या कोई इस तरीके की चीज हो कि उनको ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी जैसे जैसे समय गुजरेगा। अब ये योजना लागू हुई है, तब जैसे जैसे समय गुजरेगा तब देखा जाएगा सर इसके कि इसमें कितना क्या है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने जो योजना चलाई है उसके तहत शासकीय स्कूल के छात्रों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। इसका कहीं ना कहीं वहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि शासकीय स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो समय से नहीं पहुँचते हैं, जिसको लेकर कई बार छात्रों ने स्कूलों में ताला जड़ा है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।